नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग आरओ 2023 की जो सीरीज चला रहे थे उसमें जीएस से संबंधित मुद्दों पे मैं पॉलिटी विषय पे आपसे बातचीत कर रहा था और पॉलिटी विषय में मैंने आपको दो टॉपिक बताया है। एक मैंने बता दिया था भारतीय संविधान का निर्माण और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी योगदान कौन कौन से थे। 10 देशों के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया था। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं वो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियों से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से काफ़ी ताल्लुकात रखने वाला है। संविधान की अनुसूचियां पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर ये अनुसूचियां होती क्या हैं। यानी कि जो अनुसूची हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये अनुसूचियां क्या होती हैं, ये क्या है। सबसे पहली बात तो यही है क्या है, इसका 2 मिनट हम लोग बस जवाब जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में जब मैंने निर्माण पढ़ाते समय बताया था तो आपको बताया था कि अनुच्छेद जो हैं वो कितने हैं, 395 हैं। फिर मैंने आपसे बोला था भाग कितने हैं, तो मैंने आपको बोला था कि मूल ये बता रहा हूँ 22 मूल थे लेकिन अभी 24 बढ़ के हो गए। तो मूल 22 ऐसे कर देते हैं या हम पूरा ही लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 22 भाग ऐसे लिख लीजिए। मूल की बात अभी हम कर रहे हैं, बाकी पढ़ाते समय मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। और उसके बाद मैंने अनुसूचियों के बारे में आपसे बातचीत किया था। तो अनुसूचियां मैंने आपको बताया था कि ये 8 थी लेकिन 4 बढ़ के 12 हो गई हैं। ये जो अनुच्छेद है ना, ये अनुच्छेद और इसमें से भाग, ये 2 बात आप निकाल लीजिए। यानी कि अनुच्छेद को निकाल लीजिए और प्लस भाग को निकाल लीजिए। अगर किसी अनुच्छेद में या किसी भाग में, अगर किसी अनुच्छेद में या किसी भाग में काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वक बहुत ज़्यादा किसी मुद्दे पे वर्णन किया गया हो, किसी संविधान के अनुच्छेद या संविधान के किसी भाग में बहुत ज़्यादा बातों को लिखा गया हो, या संविधान संशोधन के माध्यम से अगर कोई अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है या अनुसूची जोड़ा या भाग जोड़ा जा रहा है और उसमें बहुत सारे मुद्दे हो, बहुत सारे प्रावधान हो, तो उनको एकीकृत करके एक रूप दिया जाता है, एक जगह उनको इकट्ठा किया जाता है और जो इकट्ठा किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुसूची। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए इसमें बहुत ब्रॉड मैटर कुछ कोई अनुच्छेद है, यहाँ पे मान लीजिए अनुच्छेद 1 की हम बात ले लेते हैं, या कोई भाग है तो कोई भाग ही ले लीजिए, कोई भी भाग ले लीजिए, ये भी बहुत ब्रॉड मैटर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें भी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें भी लिखी हैं। या कोई संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद आया या भाग आया और उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया गया है, तो इन चीज़ों को क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करके अनुसूची का एक अंग दे दिया जाता। जैसे भूमि सुधार हम लोगों ने लेकर के आया, पहला संविधान संशोधन किया, तो बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित थी, तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट में वाद चले गए, तो हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए एक स्पेशल अनुसूची बना दिया। जैसे अनुच्छेद 1 हम लोग अनुसूची 1 हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 इतना ब्रॉड चीज़ है, उस अनुच्छेद 1 को लाके अनुसूची 1 में डाल दिया गया भैया कि 2 लाइन यहाँ पढ़ के समझ लो कि इसमें क्या क्या लिखा अनुच्छेद में, बाकी डिटेल पढ़ना है तो अनुसूची जाके पढ़ लेना। तो ये इसका मतलब होता है। बाकी इससे कोई आपको बहुत वो नहीं है क्या होती है, इससे बहुत कोई आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होती है। हाँ, इतना ज़रूर जानिएगा, कोई पूछेगा अनुसूची क्या है तो आप सरल शब्दों में कहिएगा कि संविधान का कोई भी अनुच्छेद हो या संविधान का कोई भी भाग हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को विस्तार दिया गया है, तो उसको एकीकृत करके एक अलग से पार्ट बना दिया जाता है और उसको छोटा रूप दे करके एक अलग पार्ट बनाया जाता है जहां सारी बातों को लिख दिया जाता है और उसी को अनुसूची कहा जाता है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अनुसूची से संबंधित बातों को। तो जब हमारा संविधान बना था, यहाँ से बातों को आप नोट करते चलिएगा। संविधान निर्माण के समय अगर देखा जाए, संविधान निर्माण के समय जो अनुसूचियां थी हम लोगों के पास वो कितनी थी, तो कहेंगे कुल 8 थी। फिर उसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में जो अनुसूची हैं, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो हम कहेंगे वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। तो 8 थी 12 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि समय समय पे विभिन्न संशोधन के माध्यम से
4 अनुसूची जोड़ी गई, 4 अनुसूची क्या की गई, अनुसूची जोड़ी गई। अब वो 4 अनुसूची कौन कौन थी, एक 9वां था, एक 10वां था, एक 11 और एक 12। ये कब जोड़ी गई अभी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान, और यहाँ पे आ जाएंगे आप 73वां, और यहाँ आ जाएंगे 74वां। तो मैं सारी बातें आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। यानी कि संविधान निर्माण के समय कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आप कहेंगे 8 थे। आज कितनी है, तो कहिएगा 12 थी। कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई। कौन कौन जोड़ी गई, 9, 10, 11, 12। तो उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन 9 तक पहले जो मूल रूप से 8 थे उसको पढ़ा लूँ, फिर 9, 10, 11, 12 मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अनुसूची 1 के बारे में। तो यहाँ आप हेडिंग डालिएगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 क्या है, तो अनुसूची 1 को अगर हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ से ऐसे ही हेडिंग डालते हमारे साथ चलिएगा, जैसे हम लेके आपको चल रहे हैं हेडिंग डालते हुए, ऐसे ही आप चलिएगा हेडिंग डालते हुए। अनुसूची 1 क्या है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अनुसूची 1 क्या कहता, तो इसमें भारत और भारत के जो राज्य हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन किया गया। यानी कि हम कह सकते हैं भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इस क्या होता, अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र जो है, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख। अब कितने राज्य हैं, तो कहेंगे हम वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 28 तो आज हमारे यहाँ राज्य हैं, और 8 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का जो उल्लेख करता है, यानी कि भारत को अगर आपको जानना है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानना है, तो आप अनुसूची 1 उठा के पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक लिखी हुई मिल जाएंगे। और मैंने अभी बताया कि जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उल्लेख होता है संविधान के अनुच्छेद और भागों में, उनके लिए स्पेशल अनुसूची का निर्माण कर दिया जाता है। यानी कि भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपको जानना है, तो इसके बारे में आप कहेंगे क्या जानना चाहिए, तो हम कहेंगे उसका नाम क्या है, उनकी सीमा का निर्धारण कैसे होता है, या उनकी सीमा क्या है, या उनके पास कौन कौन से न्यायिक क्षेत्र हैं, ये सारी चीज़ यहाँ जानना पड़ेगा। यानी कि राज्यों के नाम हों, राज्यों के सीमा हों, या उनके न्यायिक क्षेत्र हों, ऐसे तमाम सारी मुद्दे को अगर जानना है, तमाम सारी मुद्दे को आपको जानना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 28 और 8 के बारे में, तो आप चुपचाप अनुसूची 1 उठा लीजिए और पढ़ लीजिए, आपको सारी बात वहाँ डिटेल से मिल जाएगी। इसके अलावा अनुसूची 1 में आपको अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 को विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं, तो अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 1 है और संविधान का अनुच्छेद जो 4 है, अगर इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप चुपचाप अनुसूची 1 उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, आप सारी बात समझ जाएंगे। तो मैंने अनुसूची 1 के बारे में आपको बताया कि भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का ये उल्लेख करता है। 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र की नाम, सीमा, न्यायिक क्षेत्र अगर इत्यादि मुद्दे को आप समझना चाहते हैं तो अनुसूची 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 को आप बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको अनुसूची 1 खोलकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर सारी बातें डिटेल से लिखी गई हैं। अब हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुसूची 2 के बारे में क्या कहता है, संविधान की अनुसूची 2 क्या कहता है, तो नोट करिएगा हमारे साथ ही। अनुसूची 2 के बारे में हम सारी बातों को बताने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 2 है, अगर देखा जाए तो अनुसूची 2 ये कहता है कि भारत के जितने सारे संवैधानिक पद हैं, उन समस्त संवैधानिक पदों के पर बैठने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करता है। यानी कि अनुसूची 2 में आपको ये समझना है संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान किया गया है।
यानी कि उनका वेतन क्या होगा, संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ पदाधिकारी है उनका वेतन क्या होगा, उनका भत्ता क्या होगा। अगर आपको ये जानना है तो आपको संविधान की अनुसूची 2 खोलकर पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि कौन कौन से संवैधानिक पद के पदाधिकारियों की ये बात कर रहे हैं अनुसूची 2। भारत के कौन कौन से संवैधानिक पद के पदाधिकारी की बात करता है अनुसूची 2, उनके वेतन भत्ते की। तो सबसे पहली बात ये करता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता आपको जानना है तो आपको अनुसूची 2 खोल के पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये कहता है राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल का अगर आपको वेतन भत्ता जानना है तो अनुसूची 2 खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आपको देखना है तो संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर आपको जानना है उसका वेतन भत्ता क्या है, अनुसूची 2 खोल के पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको जानना है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यहाँ कर लीजिएगा, उपाध्यक्ष भी कर लीजिएगा, एक ही साथ लिख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष यहाँ सभापति लिखिएगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है सभापति, और जो उप सभापति होता है अगर इसका आपको उप सभापति जो होता है उप सभापति, इसका वेतन भत्ता आपको जानना है तो अनुसूची 2 खोल कर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो विधानसभा जो होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर आपको जानना है तो ये खोल के पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके अलावा देखा जाए तो विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद जो होते हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में लिखिएगा, सभापति और उपसभापति के बारे में इसका वेतन भत्ता अगर आपको जानना है तो आपको अनुसूची 2 खोल के पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं हाई कोर्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके वेतन भत्ता के बारे में अगर आपको जानना है तो अनुसूची 2 खोल के पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कैग के बारे में यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगली बात मैं लिख दे रहा हूँ कैग के बारे में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश किया हूँ महालेखा परीक्षक है, तो यहाँ जरा ये बात महालेखा परीक्षक करिएगा, इसको आप इरेज कर दीजिएगा, केवल महालेखा परीक्षक है। तो संविधान की अनुसूची 2 हमने आपको क्या बताया कि संवैधानिक पदों पे बैठे जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों से संबंधित ये बातचीत करता है। तो कौन कौन से संवैधानिक पद हैं, तो आप कहिएगा उन संवैधानिक पदों में आप ये कहिएगा कि वो संवैधानिक पद राष्ट्रपति का वेतन भत्ता जानना है, राज्यपाल का वेतन भत्ता जानना है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, राज्यसभा सभापति उपसभापति का वेतन भत्ता, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वेतन भत्ता होता है। इन सारी चीज़ों को भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में सम्मिलित किया गया है। अगर इनके वेतन भत्ता को आपको जानना है तो अनुसूची 2 उठा के पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एक बात और नोट करिएगा, जो यहाँ मैंने लिखा विधान पर राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता, लेकिन ध्यान देने वाली बात आपको एक ये है कि जो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम से उसको वेतन भत्ता नहीं दिया जाता अनुसूची 2 के तहत। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है, राज्यसभा सभापति के रूप में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति के नाम से उसको नहीं दिया जाता है। तो ये बात आपको यहीं नोट कर लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को अनुसूची 2 के तहत अनुसूची 2 के तहत राज्यसभा सभापति के रूप में
वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वेतन भत्ता दिया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, यहीं पे साथ साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट की बात है, ये आप यहाँ फंस सकते हैं, एग्जामिनर यहाँ आपको फंसा सकता है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ अनुसूची 3। तो ये जितने संवैधानिक पदों पे बैठे पदाधिकारी के वेतन और भत्ता मैंने बताया है, यह संवैधानिक पदों पे बैठे हुए पदाधिकारियों के शपथ की बात अनुसूची 3 कहता है। और शपथ में अगर देखा जाए तो 3 लोगों को बस आपको यहाँ से निकाल देना है, रहेंगे सब यही 3 लोगों को निकालना है। एक राष्ट्रपति को निकाल दीजिए, एक राज्यपाल को निकाल दीजिए, और एक आप यहाँ पे जो मैंने उपराष्ट्रपति लिखा है इसको निकाल दीजिए, जो यहाँ पे है इसको निकाल दीजिए। इन 3 आदमी को निकाल के आप बाहर कर दीजिए। बचे हुए जितने होंगे वो सब अनुसूची 3 के तहत लागू किए जाएंगे। तो उसको मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ इसलिए बताया हूँ कि यहीं आप अपनी बातों को क्लियर करना। अब हम चलते लेके आपको अनुसूची 3 से संबंधित मुद्दों पे बताता हूँ कि अनुसूची 3 हम लोगों को क्या कहता है। तो अगला हेडिंग डालिएगा आप, अनुसूची 3 के बारे में, 3 ये क्या कहता। तो अभी मैंने आपको बताया अनुसूची 3 यही कहता है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए पदाधिकारियों के संवैधानिक, लिखते चलिएगा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, पदों पर बैठे पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान, प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान ये बात आपको देखना। अनुसूची 3 के माध्यम से अगर देखा जाए तो पूरी बात तो मैंने आपको बताया ही, इसमें क्या क्या अतिरिक्त पहलू हैं यानी कि उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दिया, संवैधानिक पदों पे बैठे पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान के सभी मुद्दों के बारे में मैंने आपको बताया। कौन कौन से ऐसे होंगे संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति जो हैं जिनके शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित ये प्रावधान की बातचीत कर रहा है संविधान का अनुसूची 3। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये लिखना होगा कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो उम्मीदवार होते हैं उनके संबंध में ये कहा गया है, यानी कि संसद के जो उम्मीदवार होंगे, संसद के उम्मीदवार का ये, संसद के उम्मीदवार का मतलब यहाँ ये है कि अभी चुनाव वो जीता नहीं है, लड़ा नहीं है, उससे पहले भी उनको शपथ लेना पड़ता। चुनाव लड़ने से पहले भी आपको शपथ लेना पड़ेगा, चुनाव जीतने के बाद मेंबर बनेंगे तब भी आपको शपथ लेना पड़ेगा। मैं राज्य विधानमंडल और संसद पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मैं वहाँ डिटेल में आपको सारी बात बताऊंगा। तो संसद के जो उम्मीदवार हों, फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार जो होते हैं, तो उम्मीदवार कहिए, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार कहिए, या आप संसद का उम्मीदवार कहिए, उम्मीदवार यहाँ लिखते चलिएगा। और तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, संसद का उम्मीदवार हो, राज्य विधानमंडल का उम्मीदवार हो, या हम ये कह सकते हैं कि संसद का कोई सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य हो। यहाँ सदस्य और उम्मीदवार को जरा मेरी बात 1 मिनट समझ लीजिएगा। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या करेगा, पहले इलेक्शन लड़ेगा, पहले ये चुनाव लड़ेगा। चुनाव जब लड़ने के लिए ये आएगा तो इस समय भी ये शपथ लेगा, पहले चुनाव लड़ने के लिए भी ये शपथ लेगा, चुनाव लड़ेगा, फिर जीत जाएगा। जीतने के बाद ये जाएगा सदन में, यानी कि सदस्य बनेगा। जब सदस्य बनने जाएगा तो भी इसको शपथ लेना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो भी, और लड़ने के बाद जीत जाएगा तो भी। तो यहाँ का जो शपथ ले रहा है चुनाव लड़ने के समय, ये भी अनुसूची 3 में है। और यहाँ जो ले रहा शपथ जीतने के बाद सदस्य बन के, ये भी अनुसूची 3 में इसकी प्रावधान है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो संसद के उम्मीदवार लिखेगा, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार लिखेगा, फिर लिखिएगा संसद के सदस्य लिखिएगा, और उसके बाद लिखिएगा राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य लिखिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्य लिखिएगा। इतने लोग जो हैं केवल सदन से संबंधित, ये बात आपको 4 याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को देखना है
केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं या राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके भी शपथ के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के अनुसूची 3 में है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि केंद्र आबलिक राज्य सरकार के मंत्री, तो केंद्र के मंत्री हों या राज्य सरकार के मंत्री हों, ये सारे मंत्री संविधान के अनुसूची 3 के तहत ही क्या करते हैं, शपथ लेने का काम करते हैं। फिर उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश शपथ लेते हैं अपने गद्दी पे बैठते समय, उनका भी स्पेशल प्रावधान यही किया गया है। यानी कि उच्चतम आबलिक उच्च न्यायालय लिखिएगा, उच्च न्यायालय लिखिएगा, न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में लिखिएगा। उच्चतम आबलिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो भी संविधान के अनुसूची 3 के ही तहत शपथ का प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद लास्ट वाला जो लिखना हम लोगों को ये लिखना है कैग के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी कि अनुसूची 3 को समझना है आपको, 3 क्या कहता है, या आपको ये समझना संसद के जो उम्मीदवार हैं या राज्य विधानमंडल के जो उम्मीदवार हैं या संसद के जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इन सारे लोगों के अगर बारे में आपको जानना है, इन सारे लोगों के बारे में, इनके शपथ से संबंधित मुद्दे पे, तो आपको संविधान की अनुसूची 3 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति की शपथ प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, किसकी अनुसूची 3 के तहत कौन शपथ नहीं लेता है। यहाँ एक हेडिंग ही डाल के लिख लीजिएगा कि अनुसूची 3 के तहत अनुसूची 3 के तहत शपथ प्रावधान किसका नहीं है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा जो राष्ट्रपति होता है ये अनुसूची 3 से शपथ नहीं लेता है। ये बात आपको याद रखना है। जो राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के अनुच्छेदों से शपथ लेता है। और राष्ट्रपति पढ़ाते समय मैं आपको स्पेशल बताऊंगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है वो स्पेशल राष्ट्रपति को शपथ प्रावधान संबंधित मुद्दों पे बातचीत करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो राज्यपाल भी अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि राज्यपाल जो होता है वो अनुच्छेद 159 के तहत लेता है। तो राष्ट्रपति लिख लीजिए, राज्यपाल लिख लीजिए, ये जो है अनुच्छेद 60 के तहत लेगा, ये अनुच्छेद 159 के तहत लेगा। और तीसरा जो है उसको लिख लीजिए उपराष्ट्रपति भी अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता है, बल्कि उपराष्ट्रपति पद पे बैठते समय वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 का पालन करते हुए शपथ धारण करता है। तो शपथ प्रावधान में इसका भी लिख लीजिएगा 69। तो ये जो है आर्टिकल हैं, ये सब के सब आर्टिकल हैं। अनुसूची 3 से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद रखना। अब हम आपको लेके चल रहे हैं संविधान के अनुसूची 4 से संबंधित मुद्दों पे पूरी बातचीत करने के लिए। इतनी सारी बातों को आप नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अनुसूची 4 क्या कहता है। तो अनुसूची 4 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 4 के बारे में अनुसूची 4 कहता है, राज्यसभा में ये रिजर्वेशन की बात करता है, स्थान आवंटन की बात करता है। यानी कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करता है। ये क्या होता है, प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा सीटों का आवंटन बंटवारा के बारे में बातचीत करता है। आवंटन इसकी ये बातचीत करता है, यानी कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो राज्यों से जाते हैं, विधानसभाओं से चुन करके जाते हैं। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं राज्यों, यानी कि राज्य सरकार का सभा बराबर राज्यसभा कह सकते हैं। जैसे केंद्र में 2 सदन होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में सीधे जनता का प्रतिनिधि सांसद जाकर बैठ गया, और राज्यसभा का जो सांसद होता है वो सीधे जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जो राज्यों के विधायक होते हैं
जो विधानसभा में बैठे होते हैं वो चुन चुन के राज्य सरकार भेजती है राज्यसभा में। तो किस राज्य से कितना सदस्य जाएगा ये इसलिए राज्यसभा में भेजा जाता है राज्य सरकारों के माध्यम से, ताकि केंद्र सरकार लोकसभा में अपनी बहुमत को लेके दादागिरी और तानाशाही ना करने लगा। नहीं तो केंद्र सरकार इतनी तानाशाही करने लगेगी कि राज्य सरकारों को जीना हराम कर देगी अगर राज्यों में अलग पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में अलग पार्टी का सरकार होगा। तो इसीलिए राज्य सरकार कहते हैं कि केंद्र सरकार की दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों का एक घर होना चाहिए, और राज्यों का जो घर है केंद्र में उसी को राज्यसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा में कहाँ से कितने जाएंगे, राज्यसभा पढ़ते समय हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। राज्यसभा में कौन से सदस्य कितने जाएंगे इसका बंटवारा की बात अनुसूची 4 खोल के आप पढ़ लेंगे, अनुसूची 4 खोल के आप पढ़ लीजिए तो पूरा चीज आप वहां समझ जाएंगे। यहाँ एक बात आप याद रखिएगा, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट भेजने वाला अभी तक का जो राज्य है वो कौन है, यानी सर्वाधिक सीट किस राज्य से जाते हैं, सर्वाधिक सीट राज्यसभा में कहाँ से है ये, तो कहिएगा उत्तर प्रदेश से जाते हैं। कितने मेंबर, 31 मेंबर, 31 मेंबर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से जाते हैं राज्यसभा में बैठने के लिए, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है, जनसंख्या के आधार पे ही ये जाते हैं, जहाँ की जनसंख्या जितना ज़्यादा होगी राज्यसभा के सदस्य भी वहाँ से उतना ही ज़्यादा होंगे। जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले मेंबर भी कम होंगे, ये बात आप याद रखिए। अब हम आपको बताते हैं अनुसूची 5 के बारे में। तो अगली बात आप लिखिएगा अनुसूची 5। अनुसूची 5 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 5 है वो स्पेशल रिजर्वेशन की ही एक क्षेत्र को रिजर्व रखने की बात करता है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा, यहाँ के जनजाति क्षेत्र जो होते हैं यहाँ के प्रशासन के संबंध में कुछ प्रावधान किया गया कि वहाँ का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। क्योंकि अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स एरिया अगल है, शेड्यूल एरिया है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति जा कर के नाच गाना कर रहा है, कोई व्यक्ति जाके अपने स्टाइल से लाइफ सर्वाइव कर रहा है, तो वो लोग इनके ट्रेडिशनल कल्चर को देख के भड़क सकते हैं, उनके अंदर आतंक की भावना आ सकती है। इसलिए कुछ क्षेत्रों को रिजर्व रखा जाता है और ये रिजर्व करने का काम राष्ट्रपति करता है। तो स्पेशल अनुसूची 5 में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो अनुसूचित, यहाँ लिखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। इसमें प्रशासन संबंधित प्रावधान है, यानी कि जो SC ST रिजर्व एरिया होती है वहाँ के प्रशासन को कैसे चलाया जाएगा इसके संबंध में सारी बातचीत यहाँ किया गया। और SC ST रिजर्व एरिया जो घोषित करने का काम करता वो राष्ट्रपति करता। तो ये बात आपको याद रखना है। और यहीं पे एक बात और याद रखना है आपको कि अनुसूची 5 में असम जो है, असम, मेघालय, मिजोरम और आपको लिखना है त्रिपुरा के क्षेत्रों को समाहित नहीं किया गया है। ये बात आपको यहीं पे नोट करना, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उनको छोड़ के जितने सारे अनुसूचित और क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन को चलाने से संबंधित हर मुद्दों की बातचीत अगर आपको जानना है क्या है तो आपको खोल के पढ़ना पड़ेगा अनुसूची 5। अनुसूची 5 आप खोल के जैसे पढ़ेंगे आप सारी बातों को समझ जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं अनुसूची 6 के बारे में क्या कहता है। अनुसूची 6 हम लोगों को क्या कहता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अनुसूची 6 क्या कहता है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 6 क्या कहता है तो नोट करते चलिएगा। अनुसूची 6 के बारे में ये कहता है जो 4 राज्य 5 में नहीं समाहित किए गए हैं, अनुसूची 5 में जो 4 राज्य नहीं शामिल किए गए हैं वही 4 राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध की बात करता है अनुसूची 6। अनुसूची 5 में जो 4 राज्य की उपबंध की बात नहीं की गई है
वही 4 राज्यों को स्पेशल व्यवस्था देने का काम करता है अनुसूची 6। यानी कि आपको यहाँ लिखना होगा अनुसूची 6 में, यहाँ मैंने हेडिंग आपको पहले ही डाल दिया, आप डाल लीजिएगा अनुसूची 6, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखना है असम, असम, फिर लिखना है मेघालय, मेघालय, फिर लिखना है मिजोरम, असम मेघालय मिजोरम, और लिखना है आपको त्रिपुरा, त्रिपुरा। असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो वहाँ थे वही बात आपको यहाँ हुबहू लिखना। तो ऐसे लिख दीजिएगा असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके संबंध में प्रावधान। जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान, संबंध में प्रावधान आपको लिखना है। इतनी बात आपको अनुसूचित 6 से संबंधित लिखना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अनुसूचित 6 है इसको संचालित करने के लिए 4 स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई है। तो 4 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना जो की गई है वो इसी के लिए की गई है। 4 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना भी लिख लीजिएगा। अगर जानना आपको 4 स्वायत्त जिला परिषद क्या है, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया, पूरी डिटेल से अगर आपको जानना है, हर बातों को जानना है, तो आप संविधान का अनुसूचित 6 ये खोल कर पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें A to Z समझ में आएगी। अगर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित सारी बातें डिटेल में जानना है तो अनुसूची 5 खोल के पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया अनुसूचियों को लाने का उद्देश्य क्या है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं संविधान के अनुसूची 7 से संबंधित मुद्दों पे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा अनुसूची 7 क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुसूची 7 है इसमें केंद्र और राज्य के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यानी केंद्र और राज्य के मध्य विधि बनाने की जो शक्ति है उसके बंटवारा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा केंद्र आप लिख राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकारों के मध्य विधि बनाने संबंधी प्रावधान, विधि बनाने संबंधित प्रावधान की बात किया गया, प्रावधान की बात किया गया। और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, एक तो कहा गया केंद्र सरकार होगा जिस पे कानून बनाएगा, एक कहा गया कि राज्य सरकार कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पे कानून बनाएगा, एक कहा गया है कि जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाएंगे। जो कानून की बात हम कह रहे हैं इसको विषयों में बांट दिया गया। जैसे हम कहेंगे रेल व्यवस्था ये एक विषय है, जैसे हम कहेंगे शिक्षा ये एक विषय, हम कहेंगे वन का ये एक विषय, हम कहेंगे कृषि ये एक विषय, हम कहेंगे जेल ये एक विषय है, हम कहेंगे पुलिस एक विषय, हम कहेंगे परिवहन ये एक विषय है। तो ये जो विभाग होते हैं इनको विषय माना जाता है, सब्जेक्ट विषय। और एक एक विषय पर किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, जैसे हम कहेंगे शिक्षा कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा कि राज्य बनाएगा कि दोनों बनाएंगे। जैसे हम कहेंगे आयात निर्यात है, इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा कि राज्य बनाएगा कि दोनों बनाएगा। ये सब बातें हैं। यानी कि 3 सूची जो होती हैं 3 सूचियों का ये उल्लेख करता है, 3 सूचियों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे 3 सूचियों का उल्लेख है, 3 सूचियों का उल्लेख है। ये 3 सूची कौन कौन सी है भाई साहब, इसको भी नोट करिएगा। एक तो होता है संघ सूची, उसको हम लोग कहते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं संघ सूची। संघ यानी कि ऐसे विषय जिसपे केंद्र सरकार केवल कानून बनाती है। ये स्पेशल केंद्र राज्य संबंध टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ अनुसूची 7 आपको समझना। संघ सूची जो है इस पे कानून कौन बनाता भैया, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और कितने विषय यहाँ पे, जब मूल संविधान हमारा बना था उस समय, मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, जब संविधान हमारा मूल रूप से बना था उस समय 97 विषय थे, 97 विषय थे उस समय मूल में। मूल की हम यहाँ बात कर दे रहे हैं, यहाँ मैं आपके सहजता के लिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मूल विषय और वर्तमान विषय यहाँ कर दे रहे हैं, वर्तमान विषय यहाँ कर दे रहे हैं। वर्तमान में कितने हैं, मूल कितने थे, तो इसको हम लोग समझते चलेंगे इसको, क्योंकि आप
करंट से भी इसको अपडेट करते रहिए। यहाँ क्या मैंने लिखा था, केंद्र राज्य सरकारों के मध्य विधि, यहाँ बनाने है, डिलीट हो गया, बनाने कर लीजिएगा, बनाने संबंधित प्रावधान की बात। 3 सूचियों का उल्लेख है। पहला संघ सूची, जिसपे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। जब संविधान बना तो कितने विषय थे, कहिएगा 97 थे, लेकिन ये संशोधन होकर बढ़ता घटता रहता है। संशोधन होगा 101वां संविधान संशोधन के बाद की अगर परिस्थिति को ध्यान में रख के देखा जाए, यानी आज की परिस्थिति में अगर 2023 की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाए, तो आज ये 97 से बढ़ के कितना हो गया, तो हम कहेंगे 97 से बढ़ के 100 के करीब चला गया। तो ये जो डाटा आपको नहीं रटना है, ये जब एग्जाम देने जाइएगा उस समय देख लीजिएगा एक बार। आज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस समय जरूरी नहीं है 100 रहेगा, लेकिन ये 97 है तो ये हमेशा 97 ही रहेगा। अगर आपसे पूछ देगा मूल रूप संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 ही थे, ये नहीं बदलेगा। लेकिन वर्तमान में कहेगा तो ये बदलेगा, हो सकता है कल 99 हो जाए, कल 110 हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। दूसरा हम लोग देखेंगे राज्य सूची, इसलिए इसको आप अपडेट करके रखिएगा। ये एक तरह से हम यहीं लिख दे रहे हैं, ये करंट की डाटा है, समझिए करंट की डाटा। कोई भी एग्जाम देने जाइए आप करंट से अपडेट होके आपको जाना पड़ेगा। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची है, तो राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, राज्य सरकार। और जब हमारा संविधान बना था उस समय राज्य सूची में कितना विषय रखे गए थे, तो उस समय जो विषय रखे गए थे टोटल 66 रखे गए थे, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो 61 हो गया। और ये डाटा बदल जाएगा, ये भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये करंट डाटा है, ये चेंज हो सकता है कल। और तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची, समवर्ती लिखिएगा, समवर्ती सूची लिखिएगा। और इस पे कानून कौन बनाता है, तो केंद्र भी बनाता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलके बनाते हैं। लेकिन दोनों में अगर विवाद हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, तो राज्य की बनाई गई जो कानून होगी उसको रद्द घोषित कर दिया जाएगा और केंद्र की बनाई गई कानून को मान लिया जाएगा, ओरिजिनल कानून मान लिया जाएगा। और इसमें उस समय जो विषय थे वो थे टोटल 47 थे जब संविधान हमारा बना, लेकिन आज इसको बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। तो ये भी हमारा करंट का ही डाटा है, ये चेंज हो सकता है, वर्तमान में अभी 52 ही है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के बाद हम लोग देखते हैं अनुसूची 8 से संबंधित। इतनी सारी बातों को आप याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं अनुसूची 8 क्या। तो अनुसूची 8 हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुसूची 8 के बारे में क्या कहता है अनुसूची 8। अनुसूची 8 को अगर देखा जाए तो इसमें भाषाएं हैं, इसमें टोटल बात जो जिक्र किया गया वो भाषाओं के। जब हमारा संविधान बना था तो मूल रूप से हमारे संविधान में कुल 14 भाषा थी। जाहिर सी बात है जब हमारा संविधान बना था, यानी कि संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माण के समय कुल 14 भाषाएं थीं, कुल 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए वर्तमान में 22 भाषा हो गई है, 22 भाषा हो गई है। 14 से 22 तक हम चलेंगे तो कितना बढ़ेगा, तो 14 6 20 2 22, यानी कि 8 भाषा जो थे 8 भाषा को विभिन्न संविधान संशोधन, विभिन्न लिखिएगा, विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यानी कि जब हमारे देश का संविधान बना था उस समय टोटल 14 भाषा अनुसूची 8 में थी, लेकिन देश को जैसे जैसे जरूरत पड़ा उसने संशोधन किया संविधान में और संशोधन करके कुल 8 भाषा को बढ़ाया है। और इस समय देखा जाए तो टोटल 22 भाषा हुई। 8 भाषा जो बढ़ाई गई हैं वो कब और कौन सी भाषा बढ़ी हैं, ये भी सवाल के रूप में पूछा जाता। तो सबसे पहले देखा जाए तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। सबसे पहले अगर देखा जाए इन 8 भाषाओं को जो बढ़ाया गया है, इसमें सबसे पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये संशोधन कब हुआ था भाई साहब, ये हुआ था 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी 14 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 15। अब हमारे पास 15 हो गए, अभी और 7 भाषा चाहिए हमें। फिर आगे चल के हमारे देश को जरूरत पड़ गया, वो समय था 1992 का दौर। और 1992 के दौर में
किया गया था 71वां संविधान संशोधन, यानी कि 71वां संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और ये हुआ था 1992 में। और इस समय 3 भाषा को जोड़ा गया था। एक जोड़ा गया था नेपाली, दूसरा जोड़ा गया था मणिपुरी, और तीसरा जोड़ा गया था कोंकणी तीसरी भाषा जोड़ी गई थी। फिर आगे चल के हमारे देश को फिर ज़रूरत पड़ा, तो अब हमारे पास कितने हो गए, यहाँ 14 तो थे ही थे, एक यहाँ जोड़ दिया गया 15, ये हो गया 16, 17, 18। अभी 4 भाषा और हमको चाहिए। तो उन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जब उन भाषाओं को जोड़ा गया? तो अगला अगर क्रम देखा जाए तो वो घटना घटित हुआ था 2004 के आसपास, वो घटना घटित दिखाई देता। और 2004 के आसपास कहा जाता है कि 92वां 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन किया गया। और ये संविधान संशोधन चला था 2004 में। और 2004 में जो ये संशोधन हुआ था, इसमें 4 भाषा को अतिरिक्त रूप से फिर जोड़ दिया गया। और इस प्रकार देखा जाए तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं प्राप्त हो गई। 14 था ही, यहाँ 15 हुआ, यहाँ 3 जोड़ा गया 18 हुआ, और 4 भाषा और जो जोड़ा गया वो कौन कौन जोड़ा गया? एक तो जोड़ा गया था मैथिली, दूसरा जोड़ा गया था संथाली, तीसरा आपको याद रखना जोड़ा गया था डोगरी, और चौथा याद रखना जोड़ा गया था बोडो। ये 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान अनुसूची 8 के प्रावधानों को अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन देश को जैसे ज़रूरत पड़ा उसने संविधान में संशोधन किया। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अभी तक देखा जाए तो संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 21वां संशोधन मैंने आपको बताया 1967, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71 जो अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92 जो अमेंडमेंट था 2004, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा। इस प्रकार अनुसूची 8 से संबंधित अगर मुद्दों को देखा जाए तो इतनी सारी बात आपको याद रखना। फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको अनुसूची 9 से संबंधित मुद्दों पे क्या क्या है अनुसूची 9 से संबंधित मुद्दे। तो अगला हेडिंग डालिएगा आप अनुसूची 9। यहाँ पे अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची 9 के बारे में पूरी बात देखने वाले हैं। अनुसूची 9 जो था, ये अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार याद रखिएगा, मैंने अभी पढ़ाते समय आपको बताया है कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान निर्माण के समय कितने अनुसूचियां थी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कुल 8 ही थी। और बीच में क्या किया गया, 4 जो थी ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, आज 12 हुई हैं। तो जो ये 4 जोड़े गए ये कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। उसमें एक 9वां अनुसूची था, एक 10वां था, एक 11वां था और एक 12वां था। तो जो 9वीं अनुसूची यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अब हम लोग वो अनुसूचियों को पढ़ने चल रहे हैं जो हमारे संविधान के बनाने वाले जो नीति नियंता थे वे लोग नहीं दिए हैं, बल्कि हमारी देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने या कह सकते हैं विधायिका ने संशोधन करके इसको जोड़ी है और न्यायपालिका का उसमें समर्थन लिया गया। तो ये वो अनुसूचियां हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने नहीं लिखा था, बल्कि देश की आज़ाद देश के बाद तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक इसको लिया गया। तो 9वीं अनुसूची को सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यों। ये 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन सरसरी निगाह से आपको ये जानना है कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद तमाम सारे रजवाड़ों की बस्तियां चल रही थी। कुछ ही लोग थे, यानी कि कह सकते हैं उस समय अगर देखा जाए तो कोई खाते खाते मर रहा था और कोई खाने बगैर मर रहा था। परिस्थितियां कुछ अजीबो गरीब चल रही थी। समाज के चंद लोगों के पास समाज की सारी संपत्तियां भरी हुई थी और समाज के अधिकांश लोगों के पास थोड़ी बहुत संपत्तियों में ही वो सीमित हो चुके थे। इस परिस्थिति को ध्यान में रख के ये डिसीजन लिया गया कि हम लोगों को भूमि सुधार से संबंधित कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें संपत्ति पे सरकार का अधिकार हो जाए।
क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट में था, मौलिक अधिकार में था। और अगर संपत्ति के अधिकार पर सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश करती थी तो हर व्यक्ति अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता था। और कोर्ट क्या करता था, सरकार को निर्देश देता था कि भैया तुम दादागिरी करना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी सरकार चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाती थी और अमीर अमीर होता जाता था, गरीब और गरीब होता जाता था। तो भूमि सुधार कानून को इसीलिए लेकर के स्पेशल लाया गया। अनुसूची 9 में पूरी डिटेल से बातें दी गई है। और इसको लाने के लिए क्या किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन, याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन किया गया। और ये संशोधन हुआ था 1951 में। और इस संशोधन के माध्यम से भूमि सुधार कानून को लेकर के आया गया। और इस संशोधन में दो बात जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया, याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 में। और एक तो 31 क लाया गया, तो यहाँ हम लोग 31 को नहीं पढ़ेंगे। 31 क में स्पेशल सरकार संपत्ति को छीनने के लिए रखे, यानी किसी की संपत्ति को अगर छीन लेगी सरकार तो कोई दादागिरी करते हुए न्यायालय के दरवाजा को खटखटाएगा तो न्यायालय उसे इंसाफ देने के लिए तत्पर नहीं होगा। और दूसरी बात थी 31 में 31B, तो यहाँ पे हम लोग 31B ही देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो 31B ही देखेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो इसी के तहत, इसी भूमि सुधार के तहत अनुच्छेद 31B जो था इसी के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 31B के बी जोड़ा गया। और जोड़ के क्या कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ाएंगे वहां पे भी इस बात को आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो 31B जोड़ा गया उसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि इस भूमि सुधार से संबंधित जितने सारे विषय लिखे गए हैं उस विषय पर किसी भी प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन की बात जो न्यायिक पुनरावलोकन वो नहीं होने की बात की गई थी। यानी कि सरकार सीधे सीधे क्या किया, दादागिरी करने का काम किया था। सरकार जो था वो सीधे सीधे खुलेआम तरीके से बेताज बादशाह का बन गया था। वो भी किस चीज़ का, तो कह सकते हैं एक तरह से कानून का दुरुपयोग करने का। क्योंकि 31B को ला के सीधे सीधे कह दिया कि किसी भी तरह की न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगी। इसका मतलब तो सीधे सीधे यही निकला कि सरकार के मन में जो आए सरकार करता चला जाए और न्यायपालिका उस पर किसी भी तरह की हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं दिया गया तो लोकतंत्र किस बात की होगी, ये तो जंगल राज तानाशाही हो जाएगा। ये 31B की अवधारणा को समाप्त किया गया और इसके लिए एक केस लाया गया था। और वो केस था कि होतो होलो वान वाद, 2007 का ये मुद्दा था। ये इसको याद रखिएगा कि होतो होले लिखिएगा कि होतो होले वान वाद। ये 2007 का केस था। और 2007 के केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन ले रहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये सीधे सीधे कह दिया कि 1973 के पहले जितना सरकार दादागिरी कर चुकी है वो तो मैं बर्दाश्त कर लिया भैया, कोई बात नहीं, लेकिन 1973 के बाद अगर सरकार दादागिरी करने की, इस कानून से संबंधित दादागिरी करने की अगर काम की तो मैं तुरंत उसको रोक दूंगा। यानी कि अब न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मैं लेता हूं। और इस बात को सर्वोच्च अदालत इसलिए कहा क्योंकि ये वही समय चल रहा था जब भारत में आज के डेट में देखा जाए तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियादी केस था केशवानंद भारती वाद, वो केशवानंद भारती केस इसी समय आया था। केशवानंद भारती केस को ही ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया और कहा कि इस निर्णय को ध्यान में रख के कहा कि 1973 के पहले जो था वो लागू तो नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद के स्थिति में इसको लागू किया जाएगा। तो कि होतो होलो वान वाद आपको 2007 की कंडीशन को याद रखना है। और इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो सीधे सीधे लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 या उसके बाद रखे गए विषयों पर JR किया जा सकता है। तो यहाँ से एक लाइन और लिख लीजिएगा। इस वाद में क्या कहा, तो लिख लीजिएगा 1973 के बाद JR का अधिकार, JR का प्रावधान आया, JR का प्रावधान आ गया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट JR कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर के आया था, क्योंकि इसी समय एक केस आया था, केशवानंद भारती वाद आया था, केशवानंद भारती वाद आया था। इसी केस को भारती वाद आया था और ये भी 1973 का मसला था। केरल राज्य से ताल्लुकात रखते थे। बेसिक स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बेसिक स्ट्रक्चर में मैं इसको पूरी डिटेल से बातों को बताने की कोशिश करूंगा।
फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अनुसूचित 10 के बारे में। अगली बात देखिएगा आप, अनुसूचित 10 से संबंधित मुद्दों पे क्या है अनुसूचित 10। ये 10 भी बाद में जोड़ी गई है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अनुसूचित 10 ये जो था ये दल बदल से संबंध में था, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जो राजनीतिक नेता होते हैं वो आना जाना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटी बहुत सेकते रहते हैं। इसलिए उन लोगों की जो मानसिकताएं थी, क्योंकि पढ़े लिखे गंवार होते हैं, राजनेता जो होते हैं 99% देखेंगे भारत के राजनेताओं को, तो शायद वो सिग्नेचर करना भी अपना नहीं जानेंगे, हस्ताक्षर करवा देंगे नहीं आएगा और बना रहेगा कानून का दादा। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे भारत देश में देखी जाते हैं। इसलिए अनुसूचित 10 में एक नया प्रावधान लेकर के आया गया, और वो प्रावधान क्या था, दल बदल विरोध अधिनियम लाया गया था। क्योंकि आज भी अभी देखा जाए तो आज भी नेता पैसा का वो पा जाएंगे, लालच पा जाएंगे, तो पैसे के लालच में वो किसी भी दल में चेंज होते रहेंगे। तो उस दल बदल विरोध अधिनियम लेकर के आ गया था, और उस दल बदल विरोध अधिनियम में क्या कहा गया उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा ये किससे संबंधित था, तो दल बदल लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा आप, दल बदल विरोध अधिनियम से था, विरोध अधिनियम। और ये कब लेकर के आया गया, ये संशोधन भी पूछा जाता है कि दल बदल विरोध अधिनियम कब आया, तो 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1985 में, उसी समय इसको लेके आया गया था। 52वां संविधान संशोधन लिखिएगा, 52वां संविधान संशोधन जो था, संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया। और इसमें प्रावधान क्या किया गया कि कोई भी राजनेता दल को अगर चेंज करता है तो कुछ कंडीशन दिए गए, अगर उस सिचुएशन को फॉलो कर लेता है, उस परिस्थिति को फॉलो करते हुए वो अगर दल बदलता है तो दल बदल नहीं माना जाएगा। और अगर उस परिस्थिति को फॉलो किए बिना वो कानून के साथ कबड्डी खेलने की कोशिश करेगा तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी सदस्यता पे दाग लगाई जाएगी। क्योंकि कानून चल रहा, मैंने अभी आपको विदेशी स्रोत में ही बताया कि भारत में संविधान से सर्वोच्च कोई है वो नहीं, चाहे वो अपने आप को कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, कोई हो, सब कोई संविधान के सामने समान है। वो अपने आप में ही दादा होंगे लेकिन संविधान के सामने नहीं। तो यहाँ पे हम संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चल रहे। दल बदल विरोध अधिनियम जो आया 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ सीधे सीधे तौर पे ये बात कहा गया कि अगर कोई भी पार्टी अपने यहाँ बहुमत के साथ किसी पार्टी में अगर एंट्री करती है तब दल बदल नहीं माना जाएगा, लेकिन 2/3 कम सदस्य को लेकर अगर अपने पार्टी को चेंज करने की कोशिश करते हैं तब दल बदल मान लिया जाएगा और दल बदल कानून उसके ऊपर ऑन द स्पॉट लागू हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे ये कहा गया कि अगर किसी पार्टी का 2/3 सदस्य, मान लीजिए बीजेपी आज है, उसके 2/3 मेंबर निकल के चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस का है चलेगा बीजेपी, बीजेपी का सपा में, सपा का बसपा, तो दल बदल नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि बढ़िया बात है, वो पार्टी ही ससुरा गड़बड़ होगा तभी ये चेंजेस किए हैं सब। और अगर उससे कम में हो रहा है तो माना जाएगा कि सदस्य के अंदर ही दाग कोई ना कोई है। तो 2/3 सदस्य होना चाहिए, 2/3 सदस्य या इससे अधिक अगर रहे, या इससे अधिक सदस्य अगर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो याद रखिएगा दल बदल की परिस्थिति नहीं माने जाते हैं। और दूसरी बात इसी में एक और आप याद रख लीजिएगा, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनको हम मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय जी मनोनीत करते हैं। लोकसभा वाली प्रावधान तो समाप्त कर दिया गया, जो अभी राज्यसभा में मनोनीत हो रहे हैं लोग, 104वां संविधान संशोधन में पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। तो जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य, यहाँ मैं 6 लिख दिया, मनोनीत लिखिएगा। मनोनीत जो सदस्य हैं उनके संबंध में क्या कहा गया, अगर मान लीजिए कोई मनोनीत सदस्य है और किसी पार्टी में 6 माह तक कार्य कर चुका है और 6 माह के बाद वो दूसरे पार्टी में जाता है, तो माना जाएगा कि ये पार्टी वाला ही ससुरा गड़बड़ था, यानी कि ये व्यक्ति जो था ये गड़बड़ नहीं है, तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन ये मनोनीत सदस्य 6 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले ही दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, तब माना जाएगा कि ये पार्टी में की गड़बड़ी नहीं है, ये मनोनीत सदस्य ही गड़बड़ काम कर रहा। तो दल बदल से संबंधित आपको इतनी सारी बातें याद रखना, अनुसूचित 10 याद रखना, दल बदल विरोध अधिनियम है, 52वां संशोधन 1985 है, 2/3 सदस्य या इससे ज्यादा अगर किसी पार्टी का टूट के दूसरे पार्टी में जाएंगे दल बदल नहीं होगा। अगर मनोनीत सदस्य 6 माह कार्य करने के बाद दूसरे पार्टी में जाता है तो दल बदल नहीं होगा। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं अनुसूची 11 पर। अब हम लोग देख लेते हैं अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 से संबंधित क्या क्या देखना है इसको भी देख लेते हैं।
लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अनुसूची 11। क्या है भाई अनुसूची 11, जरा इसको भी समझ लीजिए। तो अनुसूची 11 में बस यही लिखा गया है जो हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित जो बातें हैं, ग्राम पंचायत संबंधित जो बातें वो अनुसूची 11 में ही लिखी गई हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भारत बढ़ावा दिया। लोकतांत्रिक अगर देखा जाए भारत में दुनिया में पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 3 स्तर की सरकार चलती है। आप देखेंगे कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में कितने स्तर की सरकार चलती है, तो याद रखिएगा त्रिस्तर की। ये त्रिस्तरीय सरकार कब से हुआ, तो कहेंगे जब हम अनुसूची 11 को लेके आए तब से हुआ, उससे पहले नहीं था। अगर मान लीजिए हमारा एक प्यारा सा भारत देश है, तो यहाँ बैठा है सबसे उच्च स्तर पे केंद्र सरकार, यहाँ बैठा है राज्य सरकार, और यहाँ पर जो बैठे हैं ये स्थानीय सरकार बैठे होते हैं, और जो स्थानीय सरकार होती हैं उसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम, ऐसे तमाम सारे चीज़ होते हैं। और ये दुनिया में कहीं इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई देती है। ये अनोखा उदाहरण केवल और केवल भारत देश में दिखता है। तो ग्राम पंचायत जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इससे संबंधित कौन कौन सी मुद्दा हम लोगों को याद रखना है वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम पंचायतों का संगठन लिख लेते हैं, संगठन लिख लेते हैं। और इसको जोड़ा कब गया भाई, तो 73वां लिखिएगा, इसको जोड़ा गया है, यहाँ नोट करिएगा, इसको डिलीट हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा ग्राम पंचायत, यहाँ लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो विधेयक जो था 1992 का था, 3 में लागू कर दिया गया, तो 1992 का था। इसी समय इसको लाया गया ग्राम पंचायत को। और जो ये ग्राम पंचायत आया है ना, इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए। जैसे हमने अभी आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाते समय बताया, केंद्र राज्य समवर्ती सूचियों में मैंने आपको बताया था विषय कि 47 विषय है, 61 विषय है, 100 विषय। विषय का मतलब जो मैं आपको समझा, जैसे रक्षा हुआ, विदेश हुआ, यातायात हुआ, रेल हुआ, पुलिस हुआ, ऐसे तमाम सारे, कृषि हुआ, आयकर हुआ, आयात हुआ, निर्यात हुआ, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से कानून बनाया जाता है। इसी तरह से गांव के जो मुखिया होते हैं उनको भी इसी तरह से 29 मुद्दे दिए गए, 29 और 29 विषयों पे उनको कानून बना करके लागू करने का अधिकार होता। वो साफ सफाई का अधिकार होगा, पेड़ लगाओ भैया, घर बनवाओ भैया, सड़क बनवाओ, लोगों का नाली बनवाओ, गांव में नाली बनवाओ, सड़क का सफाई कराओ, ऐसे तमाम सारे जन्म और मृत्यु पंजीकरण का दस्तावेज रखो। ये सब होल शोल रखेंगे, और नहीं रखते हैं तो कभी डीएम का दौरा चला जाएगा तो प्रधान जी की सारी गर्मी दूर कर देगा, क्योंकि ये उनका अधिकार होता। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। और कितने विषय हैं, तो लिखिएगा इसमें कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। ये जो कुल 29 विषय हैं, इस 29 विषय पे प्रधान महोदय जी जो होते हैं वो काम करते हैं। और जब इसको लाया गया तो संविधान के एक भाग में भी संशोधन किया गया, और वो था भाग 9, यानी इसी के लिए स्पेशल संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 को लिख लीजिएगा, 9 जोड़ा गया, ऐसे लिखिएगा 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, ये बात आप लिखिएगा। इतनी सारी बात आपको अनुसूची 11 से संबंधित याद रखना है। अब मैं आपको लास्ट अनुसूची बताने जा रहा हूँ। लास्ट जो मैंने कहा था आपको वो बताने चल रहा हूँ, और वो है अनुसूची 12। वो है अनुसूची 12। यही 8 तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, और ये 4 संशोधन के माध्यम से जो आए ये भी मैंने आपको बता दिया। पहला संविधान संशोधन बता दिया, 52वां संविधान संशोधन बता दिया, 73वां बता दिया, बच गए एक मुसाफिर, ये 74वें संशोधन वाले हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा नगर पंचायत, नगर पालिका से संबंधित ये बातें हैं। जिस तरह से शहरों में गाँवों में ग्राम प्रधान, ऐसे शहरों के लिए ये लागू होता है। शहरों के लिए आप शहर में रहे होंगे, नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्रों में, तो ये शहरों के लिए है। टोटल वही नियम कानून है, बस अंतर यही है कि एक ग्रामीण एरिया वाला है बेचारा, खेती बाड़ी करके अन्न पैदा करता है, और एक शहरी मुसाफिर है जो सूट पैंट पहन के रोडों पे रोज दौड़ा मारता। बस इतना ही अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें संशोधन है 74वां, लिखिएगा
74वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया। और 74वां जो संविधान संशोधन था साहब, ये भी 1992 का ही था, 93 में भी लागू हो रहा। और इसमें जो विषय रखे गए थे, जैसे वहाँ विषय था गाँवों के लिए 29 विषय, ऐसे नगर पालिकाओं के लिए जो विषय रखे गए हैं वो टोटल 18 विषय रखे गए हैं। टोटल 18 विषय रखे गए हैं, विषय 18 है। और इसमें भी भाग जोड़ा गया, जैसे वहाँ भाग 9 जोड़ा गया था, तो यहाँ भाग 9 को जोड़ा गया है। भाग यहाँ लिख लीजिएगा, 9 को जोड़ा गया। इस प्रकार देखा जाए तो मैंने आपको अनुसूची से संबंधित जितनी सारी मुद्दे थे, ये सारी बातों को मैंने आपको डिटेल में बताया। 9 ख को भी मैं आगे बता दूंगा, सहकारी समिति होती है। 9 ख को भी 9 मैंने बता दिया, भाग 9 आपको बता दिया, फिर 9 को भी आपको बता दिया। भाग पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा पूरी बातें। तो यहाँ 9 ख भी एक ऐसे ही जान लीजिएगा, ये सहकारी समितियों से संबंधित होती है। सहकारी समितियों से संबंधित होती है, सहकारी समितियों से। और ये तो मैंने आपको बता दिया ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। और ये भी मैंने आपको बता दिया नगर पालिका है, नगर पालिका से संबंधित है। तो इस प्रकार मैं भाग पढ़ाते समय भी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये टॉपिक मैंने यहीं कंप्लीट किया। और आपसे मेरा फिर कहना होगा, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और अगर लाइक ना किए वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ताकि हम लोगों की मनोबल बढ़ती रहे, क्योंकि हम लोगों की बढ़ती हुई मनोबल ही पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को आपके लिए उपलब्ध करा पाएंगे। तो आप लोग पूरा साथ और सहयोग दीजिए, आप लोगों के साथ और सहयोग का हम लोग आभारी होंगे। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां स्पेशल आपसे बातचीत करूंगा एक नए मुद्दे के साथ जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित होगा। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।